तो गाइस आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 साइंस का, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, तो सबसे पहले इसका टॉपिक आ जाता है हमारा एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस गिव्स H+ आयंस। जी हाँ, ये जो सब्सटेंस है वो H+ आयंस देते हैं ऑन डिज़ोल्विंग इनटू वाटर। इनको पानी में डालने पे H+ आयंस देते हैं। तो इसको ये हमारा फर्स्ट जो है ख़त्म हो गया है। अब आगे हमारा बेस। तो बेस क्या होते हैं? तो दी सब्सटेंस गिव्स, तो ये क्या देते हैं हमारे पानी में? बेस जो होते हैं वो क्या देते हैं? ये बेस है वो क्या देते हैं हमारे पानी में? ये देते हैं OH- आयंस ऑन डिज़ोल्विंग इनटू वाटर, यानी पानी में घोलने पर ये OH- आयंस देते हैं। तो फिर अब अगला टॉपिक हमारा क्या बनता है? इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं हमारे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो अगर आपका जैसे एसिड्स और बेस हमने इसकी करी, अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन अरीनियस बेस या फिर अरीनियस एसिड, तो आपको क्या करना है? आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि अरीनियस जो है साइंटिस्ट का नाम है जिसका इसकी डिस्कवरी एसिड्स और बेस की डिस्कवरी में उसका कोई हाथ था। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन अरीनियस बेस और अरीनियस एसिड्स। तो आपको यही सेम डेफिनेशन आपको लिख देनी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं हमारे? तो दीज सब्सटेंसेस, ये वो चीज़ें हैं विच डिसोशिएट, यानी कि टूट जाते हैं। ये चीज़ें टूट जाती हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से, व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी पानी में डालने पे पूरी तरीके से टूट जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो पानी में डालने पे पूरी तरीके से टूट जाते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि ऐसे एसिड्स। दीज सब्सटेंस की जगह आप एसिड्स कर सकते हैं, एसिड सही रहेगा। तो इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? तो एग्जांपल है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन हमारे जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? तो वीक एसिड में आपको ऊपर की तरह ये जो ऊपर जो भी डेफिनेशन दिख रही है उसको सेम कर देना है, बस विच डिसोशिएट कम्प्लीटली की जगह विच डू नॉट डिसोशिएट कर देना आपको, यानी कि दीज एसिड्स, यानी कि ये एसिड्स जो हैं डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी कि पानी में डालने पे ये पूरी तरीके से नहीं टूटते। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एक हमने एग्जाम्पल इसका आप एक लिख सकते हैं, वो है CH3COOH। तो ये क्या है हमारा? ये है एसिटिक एसिड। ये हमारा वीक बेस का एग्जाम्पल भी हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं हमारे? स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसका भी आप सेम रख सकते हैं। दीज एसिड्स की जगह आपको दीज बेस कर देना है और उसके बाद आपको पूरा सेम लिख देना है, यानी कि दीज बेस व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट कंप्लीटली। दीज बेस डिसोशिएट
completely when dissolved in water। जी हाँ, when dissolved in water आप लिख लेंगे ऊपर के मतलब सेम लिख के, उसमें से बस एसिड्स और बेस का अंतर आ जाता है, एसिड्स और बेस का अंतर आ जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस भी वही होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐसे ही होते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है आपके पास NaOH, KOH, ये दो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो KOH है वो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमारा आता है वीक बेस। जी हाँ, वीक बेस भी वही सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं वीक एसिड्स की तरह, बस उनको बेस आपको इसकी डेफिनेशन में जोड़ देना है, यानी कि these bases do not dissociate completely, when dissolved in water, यानी कि पानी में डालने के बाद वही सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। तो वीक बेस का एग्जांपल क्या है हमारा? NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया जो है वो इसका एग्जांपल है। तो गाइस अब अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक आता है हमारा इंडिकेटर्स, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे पहले। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है हमारा? नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर है हमारा लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जो एसिड और इंडिकेटर होते हैं जो एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं, वो होते हैं हमारे इंडिकेटर्स। तो लिटमस पेपर जो है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसकी जो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचन। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइक लिचन्स, लिचन से हमें प्राप्त होते हैं। तो जो नेचुरल इंडिकेटर हमारा वो लिटमस पेपर था, तो वो कैसे बताता है? जो लिटमस पेपर अगर हमारा ब्लू कलर का, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड्स, जो हमारे एसिड्स होते हैं चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, यानी कि उसका कलर जो है ब्लू से जो है रेड हो जाता है। तो वो होते हैं लिटमस पेपर जो है, इसका ये उसका फंक्शन हो गया। अब एसिड्स जो है वो रेड लिटमस पेपर को कलर को चेंज नहीं करते, वो सेम कलर रहता है। रेड लिटमस पेपर को सेम ही रखते हैं, यानी कि रेड को रेड ही रहने देंगे, आगे जाके इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो अब आते हैं हम बेस पे। बेस जो है वो रेड लिटमस को बेस जो है चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से रेड से ब्लू हो गया। बेस में जो ब्लू है रिमेन्स ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा हमारा। तो अब आता है हमारा अगला टॉपिक, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ये क्या इंडिकेटर्स? तो ये क्या होते हैं हमारे आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड इंडिकेटर्स। क्या होते हैं हमारे? तो ये जो है इसके हमें दो बताए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके जो हैं वो हैं, एक है फिनोल्फ्थैलीन ये पहला है, और मिथाइल ऑरेंज ये दूसरा है। तो
तो ये जो है हमारा पता लगाते हैं कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं कि वेदर इट इज़ एसिड और वेदर इट इज़ बेस, यानी वो एसिड है या फिर बेस है। तो फिनोल्फ्थैलीन कैसे वर्क करता है? फिनोल्फ्थैलीन जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये दोनों जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ह्यूमन ने बनाए हुए। तो यहाँ पे हमारा जो है हमने बेस लिया है, बेस में अगर हम 2 ड्रॉप फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा पिंक इन कलर। जी हाँ, यहाँ पे बेस जो था वो कुछ और कलर का था, लेकिन जो फिनोल्फ्थैलीन डालने के बाद उसका कलर जो है पिंक हो जाएगा आफ्टर एडिंग 2 ड्रॉप्स फिनोल्फ्थैलीन। और जो हमारा फिनोल्फ्थैलीन है वो अगर हम एसिड में डालेंगे, यानी कि एसिड में डालने पे उसका कलर जो है वो नो चेंज रहेगा। उसके बाद अब हम मिथाइल ऑरेंज का यूज़ बताएंगे। मिथाइल ऑरेंज तो ये जो है एसिड के लिए वर्क करता है। तो एसिड में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। उसमें हम कुछ भी क्वांटिटी में मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे तो वो जो है रेड कलर का हो जाएगा। और ऑरेंज, जी हाँ, तो रेड कलर का हो जाएगा। और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो नो चेंज रहेगा, यानी कि बेस में मिथाइल ऑरेंज नो चेंज, सो नो कलर चेंज, यानी कि उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये क्या होती है? तो हमने चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड और बेस की हमने स्टडी कर ली है। तो अब हम करेंगे सॉल्ट कैसे हमारा ऑब्टेन होता है। सॉल्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारा सॉल्ट ऑब्टेन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या लेना होता है हमें? एसिड प्लस बेस इक्वल होता है हमारा, एसिड प्लस बेस इक्वल होता है हमारे सॉल्ट प्लस वाटर के। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? मैंने एसिड्स रिएक्ट विद बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप लिख सकते हैं। आप वीडियो में 10 सेकंड्स बैक जाकर उसे दोबारा भी सुन सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अब हम रियल एग्जांपल के साथ करेंगे, जैसे कि 2 हम ले लेंगे HCl प्लस NaOH, ये एसिड और बेस हो गए हमारे 2। तो सॉल्ट बनाना है तो हमारा आपको पता ही है, ये जो पीछे की 2 चीज़ है ये इसको चेंज कर देगी और जो Na है वो आगे लग जाएगा इसके, यानी कि हमारा चेंज होगा ये NaCl प्लस H, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, 2 H हो गए और वो बचा तो H2O हो गया हमारा ये, यानी कि NaCl जो है ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारा, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। Na जो है सोडियम का साइन है और जो Cl जो है वो क्लोराइड का साइन है। तो आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, यानी कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, यानी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा हमारा। तो एसिड हो गया, कोई भी हमारा एसिड ले लेंगे, हम ले लेंगे H2SO4 और मेटल हो गया हमारा Zn, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि ऐसा कुछ होगा, मतलब कि जो इसका जो मेन होगा, जब सारे मतलब ऑल द एसिड्स कोई भी रिएक्ट करे किसी भी मेटल के साथ या कोई भी एसिड हो, तो लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट में जो है H2 गैस रिलीज़ होगी ही होगी, यानी कि इसका जो है H2 गैस जो है एसिड और मेटल दोनों के, एसिड और बेस दोनों में H2 गैस जो है रिलीज़ होगी ही होगी। तो हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस करके देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, इसमें क्या होगा, हम कोई भी मेटल ले लेंगे, यानी कि हमारा Zn हमने ऊपर लिया है। अब जो है H2SO4 जो हमारा एसिड था, अब यहाँ पर हमें कोई बेस लेना है, तो बेस हम ले लेंगे अपना NaOH। तो जो हमारा क्या बनेगा,
तो ये बनेगा हमारा Na2ZnO प्लस H2। ये क्या है हमारा सोडियम जिंकेट है। जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है सोडियम जिंकेट। और जो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हमारा H2 गैस जो है इसमें भी रिलीज़ हुई है, यानी कि जो इसका जो क्या इसका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है कि H2 गैस इज़ ऑलवेज रिलीज्ड इन दीज टाइप्स ऑफ, यानी कि मेटल जो है अगर एसिड के साथ करे चाहे बेस के साथ करे तब भी वो H2 गैस जो है रिलीज़ करेगा ही करेगा। तो हम कैसे पता करेंगे जो गैस रिलीज़ हुई है एसिड को मेटल के साथ या फिर बेस को मेटल के साथ करने के बाद वो H2 गैस ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट हमारा NCERT की बुक में दिया हुआ है। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमें जो है एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया है ये है कॉनिकल फ्लास्क। तो इसके अंदर जो है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो हमने रिएक्शन किया वो ले लेंगे हम, यानी कि H2SO4, जिसमें हम क्या करेंगे Zn के कुछ पार्टिकल्स डालेंगे। तो Zn के अगर हम पार्टिकल्स डालेंगे इसमें तो ये बन जाएगा हमारा ZnSO4। तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा अगर हम इसमें जिंक के कुछ पार्टिकल्स डालेंगे तो। और जो H2 गैस जो है इसके अंदर हम ऐसे ये लगा देंगे। और यहाँ पर बाहर हम एक चीज़ रखेंगे, यानी कि कोई भी सोप सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई बेसिक सॉल्यूशन हम रखेंगे। तो ये है हमारा सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में यहाँ से हमारा H2 गैस गया। तो H2 गैस अगर अब इस सोप सॉल्यूशन में जाएगा तो इसमें से जो हमारे बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ रखेंगे जिसमें से मतलब कि फायर निकल रहा हो, फायर का कोई सोर्स यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये बबल्स अगर इससे टकराएंगे तो वो क्या करेंगे वो देंगे हमें पॉप साउंड देंगे। तो जो पॉप साउंड है वो किसको सिम्बलाइज़ करेगी, वो बताएगी हमें, पॉप साउंड हमें बताएगी कि जो गैस निकली है वो H2 है। ये इसका एक तरीके से पहचान कह सकते हैं हम इसे। तो इसके बाद अब हम क्या करना है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करेंगे। तो मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, ये मेटल है, ये कार्बोनेट है, ठीक है। प्लस अब हमें कोई भी अपना एसिड ले लेना। तो एसिड हो गया हमारा HCl। तो जो प्रोडक्ट क्या बना हमारा NaCl प्लस क्या बन गया हमारा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई हमारी गैस। और इसके साथ प्लस हमारा H2O भी हो जाएगा। ये हमारा H2O हो जाएगा। तो अब इसकी आप थोड़ी सी बैलेंसिंग कर लीजिएगा, वो हो जाएगी। आपको यहाँ पर 2 लगा देना और यहाँ पर 2 लगा देना। तो आपकी बैलेंसिंग ये जो हमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बैलेंसिंग होने के बाद आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट करने के बाद CO2 गैस हमारी रिलीज़ हो रही है। ऐसे ही हम मेटल बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे, यानी कि NaHCO3, ये है मेटल बाइकार्बोनेट। Na जो मेटल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट इसे कह सकते हैं आप, प्लस ये HCl ही रहेगा हमारा। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो है सेम प्रोडक्ट ही बनेंगे सारे के सारे, यानी Cl प्लस CO2 प्लस H2। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो CO2 है इसमें जो है कॉमन आ रहा है। CO2 जो मतलब कि निकल रहा है, ये जो है इसकी पहचान कर सकते हैं, यानी कि दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन है, इस तरह के रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन है, वो है हमारी CO2 गैस इज़ ऑलवेज रिलीज्ड इन these types of reaction, in these types of reactions CO2 gas is always released। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे CO2 गैस है, तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आ जाता है हमारा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो हमारा ये जो CO2 गैस निकली है
उसको हम एक सोपी सॉल्यूशन में डालेंगे। यानी कि हमने जैसे कि एक और बार हम कॉनिकल फ्लास्क अपना ले लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में जो हमने रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है NaCl, और जो CO2 गैस जो है वो बाहर जा रही है हमारी। तो CO2 गैस जो है बाहर जा रही है। रिएक्शन क्या था आपको पता ही होगा, ये आपका रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन है। तो CO2 गैस जो हमारी बाहर जा रही है, तो उसको हमने एक सॉल्यूशन में डाला है। तो ये सॉल्यूशन हमारा किस चीज़ का है? सॉल्यूशन को आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लेते हैं। CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्यूशन है, इसी में आप इसी में ही डाल सकते हैं, किसी भी सोपी सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वाले रिएक्शन में किया था, इस वाले में हमको CaOH2 का इस्तेमाल करना है। तो ये जो है CaOH2 जो हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है हमारा CaOH2। तो अगर हम CaOH2 में CO2 अगर जाएगी तो क्या होगा हमारा? तो देखते हैं हम, CaOH2 प्लस CO2, ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, जो हमारा वाटर है वो रिलीज हुआ है। ये क्या है? ये हमारा वाइट कलर का कोई सब्सटेंस है, ये हमारा वाइट सब्सटेंस है। ये हमारा जो कलरलेस था वो चीज़ हमारी वाइट हो गई। तो ये ऐसा हुआ इसको करने के बाद, रिएक्शन को करने के बाद। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो इसमें क्या होगा, हम कोई मेटल ऑक्साइड ले लेंगे, यानी कि हमारा CuO, ये जो है ये मेटल है और ये ऑक्साइड है इसके पीछे जो लगा हुआ है, और इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका। तो ये हमारा HCl जो है एसिड हो गया। तो इसका प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे? CuCl2, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड, ये आपका जो है प्रोडक्ट है इसका। प्लस में इसका क्या है? हमारा H2 है, H2O है इसका जो। इसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंसिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्लोराइड है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके अगर आप 2 लगा देंगे तो इसकी बैलेंसिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा ये जो है इसमें आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड था वो हमारा ब्लैक कलर का था। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में अगर आपसे कोई पूछने लगे, एग्ज़ाम में अगर आ जाए, तो आप लिख सकते हैं ये पहले आपका कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक था, लेकिन जो रिएक्शन के बाद आपका इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में, तो आपने देखा होगा कई बार कि ग्लूकोज और एल्कोहल, ग्लूकोज और एल्कोहल जो है हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता? वाई डू ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका जो आंसर है वो होगा ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट आयनाइज। आयनाइज यानी कि जो आयंस होते हैं हमारे प्लस या फिर माइनस में होते हैं, तो इनकी वजह से ही जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर ये पानी में कोई भी सब्सटेंस को डालते हैं, अगर वो आयनाइज होती है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट कर रही है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है। डू नॉट आयनाइज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि हमें पानी में डालने पे ये आयनाइज नहीं होते हैं, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि हम देखते हैं कि एसिड्स और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं हमारे, वो जो है H+ आयंस होते हैं और OH- आयंस होते हैं, तो उस हिसाब से वो कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या टॉपिक आता है हमारा, जो हमने अब तक अपने 2 इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो अभी ये हमारा तीसरा इंडिकेटर आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जी हाँ, ये तीसरा इंडिकेटर है। तो इसको हम, ये जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर ही आता है, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा pH स्केल। तो pH स्केल, pH की जो है क्या फुल फॉर्म होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन।
ये वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है, पूछते भी नहीं है, लेकिन ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो pH होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH स्केल जो आपका दिखने में कैसा होता है, एक तरीके से आप ये लाइन समझ लीजिए, एक स्केल होता है, वो उसमें जो है 14 जो पॉइंट्स होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही करके इसमें हम 4 और ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि 11 12 13 14। तो ये जो 7 जो पॉइंट होता है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, और जो 8 से लेके 14 तक है ये हमारा बेसिक होता है। यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस अगर बैठता है, और यहाँ से लेके जो है यहाँ तक हमारा एसिडिक होता है। तो एसिडिक अगर जो मतलब कि 0 से लेके अगर कोई भी सब्सटेंस 3 तक आता है तो वो हमारा हाईली बेसिक होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी। और जो 4 5 6 ये जो 3 है, इसमें आप इसको वीक एसिड कह सकते हैं। और यहाँ पे आप बेस में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 4 होते हैं, यहाँ पे हमारे जो है 3 जो है वो वीक बेस होते हैं। यहाँ पे 3 जो है वीक बेस होते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन लाइफ। जी हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन लाइफ। ये जो pH जब भी आप लिखें तो ऐसे लिखना आपको, ये छोटा ये बड़ा, तो ये मतलब कि इसका एक तरीके से सिंबल इसका कन्फर्म है, आपको ऐसे लिखना। अगर एग्जाम में आप गलत लिख कर जाते हैं तो वो आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक बैठता है, इसका मतलब इसके जो 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो 4 पॉइंट्स जो होते हैं उनको अलग अलग कभी कभी पूछ भी लेते हैं एग्जाम्स में। तो पहला हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। तो pH सेंसिटिव जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। नाम से आप डेफिनेशन से पता लगा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब बैठता है, जैसे कि अब हमारी जो एक्वस प्लांट्स और एनिमल्स हैं, यानी कि इसमें जो हमारा ये नदी है एक तरीके से, इसमें जो हमारी मछली जो है वो तैर रही है, ये मान लीजिए ये हमारी फ़िश है, और यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं, मतलब कि इसमें जो एक्वस प्लांट्स और एक्वस एनिमल्स है एक तरीके से। जब हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से एसिड रेन होती है हमारी। तो एसिड रेन का जो pH की रेंज अगर पूछते हैं एग्ज़ाम में तो 5 to 6 यानी 5.6 pH होता है इसका, 5.6 इसका pH होता है। तो एसिड रेन जो होती है उसकी वजह से जो वाटर जो है एसिडिक हो जाता है हमारा। एसिडिक की वजह से मतलब कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जो है मरने लगते हैं, वो सांस नहीं ले पाते पानी में। तो ये हमारा हो गया, इसका फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया। इसको अब हम लिखेंगे इसका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो pH इन आवर डाइजेस्टिव यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है pH का क्या रोल होता है। तो रोल ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठता है, ये भी आ जाता है। तो हमारे स्टमक जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें जो है गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ करता है हमारा, जो हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम गैस्ट्रिक जूस में जो है क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं HCl, पेप्सिन और रेनिन। तो ये जो है हमारा काफ़ी स्मॉल अमाउंट में रिलीज़ होता है जो हमारे स्टमक में, लेकिन ये कभी कभी जो है क्या कहते हैं एक्सेस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, यानी एक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो बढ़ जाता है, अगर कभी कभी जब भी बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस के बढ़ जाने पे कॉज एसिडिटी, जो हमारे स्टमक में जो है एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को रोकने के लिए, अब ये हो गया एसिडिटी के बाद, अब एसिडिटी को हमें रोकने के लिए एक बेसिक दवाई की ज़रूरत होती है। तो एसिडिटी जो है एसिड और बेस, इसको अगर हम न्यूट्रल कर देंगे तो मतलब कि कुछ भी इसका हमारे स्टमक में या फिर हमारे किसी भी जगह पे न्यूट्रल करने के बाद ये किसी काम के, न्यूट्रल मतलब जो है किसी काम का नहीं रह जाना, सिंपल रह जाना एकदम, कोई
किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता वो, तो उसको हम एसिड को बेस देंगे। अगर हम एसिडिटी को दूर करने के लिए वी गिव बेसिक मेडिसिन। तो बेसिक मेडिसिन क्या होती है हमारी? एक बेसिक मेडिसिन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो है MgOH2। MgOH2 ये है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी बेसिक मेडिसिन हो गई। ये आप एंटासिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एंटासिड्स हमने बताया था आपको पिछले ही वीडियो में, चैप्टर 1 के में, वो जो है एसिडिटी को दूर रखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अब हम आते हैं इसके जो थर्ड पार्ट। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या होता है हमारा? तो थर्ड पॉइंट है जो pH कैन कॉज टूथ डिके। pH कैन कॉज टूथ डिके। तो pH से टूथ डिके कैसे होता है? तो आपने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आता है, अगर आपने वो कहीं से पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है हमारा, जो हमारा ये मतलब दांत है, इसके अंदर एक और लेयर होती है और उसके बाद जो हमारी मसल्स होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं इनेमल। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है उसको कहते हैं डेंटल। दूसरी लेयर होती है वो होती है हमारी डेंटाइन। और जो हमारे इसके नीचे ये जो है ये हमारी मसल्स होती हैं। तो जो अगर हमारा फूड पार्टिकल जो है हमारा इसके अंदर जो है फंसा रह जाता है, अगर दांत के अंदर यहाँ पे फूड पार्टिकल है ये हमारा फंसा रह गया, बैक्टीरिया जो है उस पर अटैक करते हैं, इसको खा लेते हैं। तो खाने के बाद ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फूड पार्टिकल को खाने आए, वो फूड पार्टिकल को खा गए। तो उसके बाद वो खाने के बाद बैक्टीरिया रिलीज़ एसिड, वो एसिड रिलीज़ करते हैं। जो हमारी हार्डेस्ट लेयर है हमारी इनेमल, वो उसको भी डैमेज कर देता है। इतना मतलब पावरफुल वो एसिड होता है, गला देता है। और फिर इनेमल को डैमेज करने के बाद वो डेंटाइन को भी डैमेज कर देता है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, मतलब कि ये जो लेयर जो डैमेज हो गई हमारी, इसमें भी छेद हो गया, इसमें भी छेद हो गया, अब ये कहाँ पहुँच गया, हमारी मसल्स पर अटैक करने लगे। तो मसल्स पर अटैक करने के बाद ये क्या होता है, मसल्स पर अटैक करेंगे तो ये इससे हमारे दांत में मतलब कि जो कीड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या होता है, वो यही होता है। तो इसमें आपके जो मसल्स पर अटैक करेंगे तो कैन कॉज पेन। का अगला टॉपिक है डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, जो हमारे जैसे कि एक निटल प्लांट होता है, एक निटल प्लांट आपने देखा होगा, तो कांटे वाला पौधा होता है, उससे जो है वो जो उस पर हम पे अटैक करता है अपने डिफेंस के लिए, फॉर डिफेंस वो अटैक करता है हम पे। तो उससे क्या होता है, हमें जो अपने नेटल से हम पे अटैक करता है तो वो एक एसिड रिलीज़ करता है। और ऐसा ही बी के साथ भी होता है। बी जो है स्टिंग का यूज़ करती है, अपने कांटे का यूज़ करती है। तो स्टिंग भी एक एसिड रिलीज़ करता है। तो उससे फिर बचने के लिए क्या करना होगा हमें, एसिड का अपोजिट क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो बेसिक मेडिसिन इज़ यूज्ड। तो बेसिक मेडिसिन जो है वो यूज़ करी जाती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ सॉल्ट्स। डेरिवेटिव्स ऑफ सॉल्ट्स। तो इसके कितने डेरिवेटिव्स हैं, इसके भी आप देख सकते हैं, इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस स्टेट ऑफ NaCl, यानी NaCl का पानी की फॉर्म में होना, वो होता है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। तो उसको अगर हम उसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है हमारा, NaCl। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं तो बनता है हमारा, प्लस वाटर में भी है वो, तो इस हिसाब से NaOH बन जाएगा। प्लस क्या होगा हमारा,
क्लोराइड जो हमारा अलग हो जाएगा। तो ये मतलब कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो गया एक तरीके से, क्लोरीन गैस जो हमारी बाहर निकल जाएगी। तो इसका ये जो है फर्स्ट हो गया हमारा डेरिवेटिव, इसका वो है NaOH। NaOH जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है हमारा, CaOH जो होता है उसमें हम ऐड करते हैं क्लोरीन। तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, CaOCl2 प्लस H2O। जो Cl था ये हमारा यहाँ से आया है ऊपर वाले रिएक्शन से। तो जो CaOCl2 है इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये हमने इससे ऑब्टेन किया है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग जो सोडा होता है हमारा, उसके लिए हम क्या क्या लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो लेते हैं हम NH3 यानी कि अमाइन, और प्लस NaOH यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस है वो लेते हैं हम, प्लस इसमें हम क्या लेते हैं CO2 भी लेते हैं। तो CO2 लेते हैं। उसके बाद जो हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे बने NaHCO3 यानी कि प्लस NH4। तो ये जो है ये हमारी सब्सटेंस है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा, और ये जो दूसरा है वो है हमारा अमोनिया। तो यहाँ पे ये भी हमारा ख़त्म हो जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद जो हमारा आता है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, तो जो हमारा Na2CO3 है, उसमें अगर हम 10 ड्रॉप वाटर के ऐड कर देते हैं, जी हाँ H2O, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे डॉट का क्या मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे इससे ये इसका डॉट का मतलब है। तो ये जो इस तरीके से इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे कोई भी हमारा सॉलिड है उसके अंदर अगर पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं तो वो हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो है 10 जो है पानी के मॉलिक्यूल जो हैं फंसे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बैठता है, बफर क्या होते हैं, बफर वो होते हैं जो क्या कहते हैं, जो pH के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। pH स्केल आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था, उसको चेंज करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं, सॉरी चेंज नहीं करते, रेजिस्ट करते हैं। दे रेजिस्ट चेंज इन pH आफ्टर एडिंग स्मॉल अमाउंट, यानी कि छोटे अमाउंट में अगर हम ऐड करते हैं एसिड और बेस को, एसिड या फिर बेस को, तो उससे pH को ये चेंज नहीं होने नहीं देते। तो एक pH का एक फॉर्मूला होता है हमारा, pH प्लस POH इक्वल होता है 14 के। ये फॉर्मूला मतलब कि कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये पूछ लेते हैं। pH की आपको यहाँ पे वैल्यू दी होती है तो उसको आप 14 में से माइनस कर सकते हो। जैसे कि कोई भी एसिड की या बेसिक सब्सटेंस है तो उसको आप 14 में से माइनस करें तो आप POH की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हमारा जो जिप्सम होता है यानी कि CaSO4.2H2O, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसके बाद हमारा बचता है CaSO4.12H2O प्लस 1/2 यानी कि 1.5 H2। सब्सटेंस था जिसको हमने हीट किया था वो था हमारा जिप्सम, और इससे जो ऑब्टेन हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि 1.12 H2O यानी कि जो हमारा CaSO4 का जो भी एटम है उसके अंदर जो है हमारा जो भी हमारा सब्सटेंस उसके अंदर हमारा हाफ जो है मॉलिक्यूल फंसा हुआ है वाटर का, यानी इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। इसका जो हम यूज़ कहाँ होता है, इसका जो यूज़ है वो हम आपने सुना होगा प्लास्टर लग जाता है हाथ में, जब हाथ में कभी भी चोट लग जाती है तो इसको हम कह सकते हैं यूज्ड इन हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। और इसको जो है हम सीमेंट में भी यूज़ करते हैं, तो सीमेंट में यूज़ करते हैं। अगर फिर सीमेंट को जो आपने नमी से जो है दूर रखा जाता है क्योंकि ताकि वो उस पर पानी लग के वो दोबारा जिप्सम ना बन जाए, इसलिए उसको दूर रखा जाता है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली वीडियो आगे मेटल नॉन मेटल की आज ही के दिन